चलिए यहाँ ध्यान दे। हम लोग पढ़ रहे थे, हिस्ट्री पढ़ रहे थे, मलिकालीन इतिहास क्या क्या पढ़ लिए थे। इसमें पढ़ लिए थे कुतुबुद्दीन ऐबक देख लिए थे ना, रजिया सुल्तान के बारे में भी देख लिए थे ना बताए थे तुम लोग को। मलिकालीन इतिहास से पढ़ रहे थे हम, गुलाम वंश पढ़ रहे थे ना, गुलाम वंश पढ़ रहे थे। और गुलाम वंश में जो गुलाम वंश के संस्थापक जो था वो एक नंबर में कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, लेकिन ये अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो अपना राजधानी बनाया था ये लाहौर में बनाया था। और ये सुल्तान का भी उपाधि ने धारण किया था, ये अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़वाया था, ठीक है ना। और ये मलिक और सिपासलार के नामक मतलब सिंपल उपाधि धारण किया था। इसके बाद कौन आया था? जिसका बेटा था जो आराम शाह था, बताए थे ना कौन था? आराम शाह। ये आरामे करीम रह गया। 1 साल के बाद इसको क्या किया था? मार दिया था। कौन? इल्तुतमिश। कौन मारा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, यानी दामाद भी था, शासक बन गया था। इल्तुतमिश क्या किया था? दिल्ली को राजधानी बनाया था, ठीक है ना। दिल्ली की राजधानी बनाया और अपना नाम का खुतबा भी पढ़वाया था। चांदी के टका और तांबा के जितने भी प्रारंभ किया था, बताए थे ना। और सुल्तान का भी उपाधि धारण किया था, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद आता है। इल्तुतमिश जो है अपने मतलब जीवन काल में ही अपना पुत्री यानी रजिया सुल्तान को सुल्तान घोषित करता है। लेकिन 43वां दर्ज होता है, किसको बनाता है? बनाता है रुकनुद्दीन फिरोज, यानी रजिया सुल्तान के भाई को बनाता है क्या? राजा बना लेता है, यानी सुल्तान बना लेता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बना लेता है। फिर जो है रजिया क्या करते हैं? शुक्रवार के दिन लाल कपड़ा पहन के कहाँ जाती है? लाल किला के सामने जाती है। वहाँ पर क्या होता है? फिर जनता से उखाड़ फेंकता है, फिर बनाता है रजिया सुल्तान को। रजिया फिर तुम लोग को बताए थे, रजिया सुल्तान जब शासक बनता है तो सबको इसका विरोध में हो गया, बताए थे ना। सरेसा दल इसका अलगे विरोध में हो गया, ठीक है ना। और बताए थे कि भटिंडा के जो सूबेदार था जिसका नाम था अल्तुनिया, वो भी विरोध कर दिया था। तो उसी को दबाने गया था। कौन? रजिया सुल्तान दबाने गया था। और उसी दबाने चक्कर में जब रजिया सुल्तान अल्तुनिया से शादी कर लिया था, फिर क्या दोनों कहाँ मृत्यु हो गया? कैथल के पास, हरियाणा कैथल के पास क्या वो मृत्यु हो गया, बताए थे ना। उसके बाद आता है बहराम शाह। कौन आता है? बहराम शाह आता है। और बहराम शाह भी बहुत दिन तक नहीं रह पाता है। उसके बाद आता है कौन? तो उसके बाद आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन आता है? आता है ना अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। फिर आता है कौन? नासिरुद्दीन। कौन आता है? नासिरुद्दीन महमूद। कौन आता है? नासिरुद्दीन महमूद आता है। और नासिरुद्दीन महमूद आता है। नासिरुद्दीन महमूद के बाद आता है कौन? बलबन। कौन आता है? बलबन आता है। पढ़ना है बलबन के बारे में। यहाँ तक देख लिए थे हम लोग, नहीं देखे थे। इसमें जो मेन है कौन? तो ऐबक के बारे में मेन है। उसके बाद इल्तुतमिश मेन था। उसके बाद रजिया सुल्तान मेन थी। उसके बाद मैन है ये बलबन। कौन मैन है? बलबन है। अलाउद्दीन नासिरुद्दीन महमूद के बारे में बताए थे कि नासिरुद्दीन महमूद जब गद्दी पर बैठा था लगभग इसका उम्र 12 वर्ष था, ठीक है ना। तो बलबन क्या किया था? बलबन अपना बेटी का शादी किससे कर दिया? नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया, ठीक है ना। अपना बेटी की शादी नासिरुद्दीन महमूद से करवा दिया और ये हो गया ससुर। ये क्या हो गया, ठीक है ना। तो इसका शासन होता है 1246 से लेके 1266 तक शासन चलता है। ये जो है मतलब राजा है ही, सुल्तान है ही, लेकिन सब काम कौन कर रहा है? बलबन। कौन कर रहा है? यानी बलबन जो है 20 साल जो है वजीर बोले तो प्रधानमंत्री, वजीर बोले तो प्रधानमंत्री के पद पर रहकर सुल्तान के वास्तविक शासन का प्रयोग कौन करता है? बलबन। कौन करता है? और ये जो नासिरुद्दीन महमूद था, बताए थे पगलवा की टोपी सीने में बिजी था, बताया था ना। ये ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, बताया था ना। ये टोपी सीने में बिजी है, जनता तक को मतलब ना है। जनता शासन कौन चला रहा है? बलबन। कौन चला रहा है? बलबन चला रहा है, बताए थे ना। तो बोलेगा बताओ दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो क्या बोला? नासिरुद्दीन महमूद। क्या बोला? नासिरुद्दीन महमूद बोल रहा है। और बलबन को ही एक उपाधि देता है नासिरुद्दीन महमूद जो है, बलबन को एक उपाधि देता है जो है उलूग खां। क्या उपाधि है? तो बोलेगा उलूग खां किसे कहा जाता है? तो बोलना है बलबन को। बोलेगा पूछा क्वेश्चन कि बताओ बलबन को उलूग खां का उपाधि किसने दिया? तो बोला नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। अब देखेंगे बलबन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? चलिए ध्यान दे। तो हम लोग पढ़ेंगे बलबन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बलबन के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ ध्यान दे, बलबन क्या करता है? 1266 ईस्वी में अब बन जाता है क्या? सुल्तान घोषित कर लेता है अपने आप को। कौन? बलबन। कौन कर लेता है? यानी बलबन बन गया सुल्तान। क्या बन गया? 1266 ईस्वी में। 1266 ईस्वी में कौन बन गया? सुल्तान बन गया बलबन। अब यहाँ ध्यान दे, बलबन देखा था क्या? बलबन देखा था कि किस प्रकार जो है मतलब रजिया सुल्तान को शासन करने नहीं दिया था। कौन शासन करने नहीं दिया था? तो 40वां दर, बताए थे ना।
40 दल ने बताए थे, 40 तुर्क सरदार, 40 तुर्क सरदार का एक संगठन था जिसको बोलते थे 40 दल। क्या बोलते थे? और 40 दल जो है बहुत परेशान करता था, राजा को शासन करने नहीं दिया था ना, ना दिया था ना। और 40 अच्छा बता 40 दल का गठन किसने किया, जल्दी बता दो। अब इल्तुतमिश किया था 40 दल का गठन, जिसको बोलते हैं तुर्कान है चहलगानी। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं तुर्कान है चहलगानी। तो बलबन सोचा था पहले इसी को मारो, नहीं तो ये लोग जो है 40 को दल मिलकर, 40 को जो तुर्क सरदार है ये कहीं मेला काम नहीं निपटा दे। तो बलबन क्या किया था, 40 दल को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? बोला को अब 40 दल उड़ीसा दल ना है। 40 दल को क्या किया, 40 दल को बोलते हैं तुर्कान ए चहलगानी, इसको कर दिया समाप्त। क्या कर दिया? अब सिंपल बता, तुम 40 दल को जब समाप्त करेगा तो कि ये लोग आराम से बात मान जाए कि चलो हम लोग के पावर खत्म कर रहा है, हम मान रहे हैं, आराम से बात मानेगा? तो आराम से बात नहीं मानेगा तो ये लोग करने लगा विरोध। क्या करने लगा? तो बलबन कहा तुम मेरा विरोध करेगा, रुक। तो बलबन क्या किया था, एक नीति अपनाया था जिसको बोलते हैं रक्त एवं लोक की नीति। क्या बोलते हैं? बोलेगा रक्त एवं लोक का नीति कौन अपनाया था? क्या बोलना है? बलबन। क्या बोलना है? रक्त एवं लोक का नीति अपनाया था। यानी अगर तुम लोग नहीं माना, जब विरोध कर रहा है उसके खिलाफ, उसको क्या करें, उसका रक्त बहा देंगे। और लोह मतलब बलपूर्वक, लोह मतलब क्या, यानी उसको बलपूर्वक हम दमन कर देंगे। कौन? बलबन ने नीति अपनाया था। क्या? रक्त एवं लोक की नीति। रक्त एवं, तो पूछेगा दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने रक्त एवं लोक की नीति अपनाया था अपना विरोधियों को शांत करने के लिए? तो क्या होगा? बलबन। क्या होगा? बलबन होगा, ठीक है ना। और बलबन जो है ना, बलबन बोला था, अपने आप को बोला था कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। क्या? ईश्वर के क्या है? प्रतिनिधि। क्या? यानी ईश्वर का हम पैगंबर है। क्या? यानी इस उपाधि एक धारण किया था, जो उपाधि का नाम है, हम बोल रहे हैं जिल्ले इलाही। क्या है? बोलेगा जिल्ले इलाही नामक उपाधि किसने धारण किया था? क्या बोलना है? बलबन। क्या बोलना है? और जिल्ले इलाही मतलब होता है कि ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर है उसका हम क्या? प्रतिनिधि हैं। ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? ईश्वर का। और बलबन बोलता था, बलबन मतलब बोलता था कि राजा जो है सब नहीं बन जाता है, राजा जो है सब व्यक्ति नहीं बनता है, ठीक है ना। जो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है वही राजा बनता है। और बलबन का मतलब बोलता था क्या, पता है? ये बोलता था जब हम एक गरीब व्यक्ति को देखते हैं ना तो मेरा हाथ जो है अपने आप तलवार पर चला जाता है, यानी गरीब से ही काफ़ी नफरत करता था, ठीक है ना। ये बोलता था कि अगर हम कोई गरीब व्यक्ति को देखते हैं तो मेरा हाथ अपने आप तलवार पर चल जाता है, ठीक है ना। कौन बोला था? ये बोलता था। और यहाँ ध्यान दे, ये तो ऐसे हो गया। अब यहाँ ध्यान दे, बलबन जो क्या किया था, बलबन जो है एक ईरानी प्रथा था। क्या था? ईरानी प्रथा था। ईरानी प्रथा का नाम था, यानी ईरान से प्रभावित ज़्यादा था, अपने आप को जो है ईरान के वंशज मानता था कि हम ईरान से आए हैं, ठीक है ना। तो ये ईरान में एक वंश था जिसका नाम था अफरासियाब। क्या था? अफरासियाब था। तो अपने आप को जो है बलबन अफरासियाब वंश का मानता था, इसलिए जो है अपना दरबार में जो है ये ईरानी परंपरा को शुरू करते थे। ईरान में दो परंपरा था, एक था सिजदा, एक क्या था? सिजदा, और एक था पेबोस। क्या था? तो बोलेगा बता, अपने दरबार में सिजदा एवं पेबोस नामक प्रथा किसने शुरू करवाया? तो क्या होगा? बलबन। क्या होगा? बलबन होगा। सिजदा मतलब क्या था, समझा? सिजदा मतलब होता है लेट कर। क्या? लेट कर राजा का, यानी सुल्तान का अभिवादन करना। लेट कर, जमीन पर लेट कर क्या करना? सुल्तान का अभिवादन करना। काफ़ी करा नियम कि जो आएगा मेरे दरबार में पहले लेटो और लेट कर क्या करो? अभिवादन करो। सुल्तान का क्या करो? अभिवादन करो। अब पेबोस मतलब होता है फिर मेरे सामने आओ और मेरा पैर को चूमो, यानी पैर को चूमना। पेबोस मतलब क्या होता है? पैर का चूमना। किसके पैर का चूमना? तो सुल्तान के पैर का चूमना। तो ये सिजदा एवं पेबोस नामक प्रथा शुरू करवाया था कौन? बलबन। सिजदा और पेबोस कहाँ लागू था? तो ये था ईरान में था, ठीक है ना। इसलिए ये अपना दरबार में ईरानी परंपरा को शुरुआत करवाया था, ठीक है ना। और ये अपना दरबार में जो है ईरानी प्रथा को शुरुआत किया था सिजदा एवं पेबोस। और एगो ईरानी पर्व था, एक ईरानी क्या था? पर्व था। ईरानी पर्व का नाम क्या है? तो ईरानी पर्व का नाम है नौरोज उत्सव। क्या है? नौरोज उत्सव। तो बोलेगा बता, कौन सा दिल्ली सल्तनत का राजा था जिसने नौरोज उत्सव का शुरुआत करवाया था? क्या हो जाएगा? बलबन। क्या होगा? बलबन। नौरोज उत्सव कैसा पर्व है? तो ईरानी पर्व है। कैसा पर्व है? ईरानी पर्व है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो सिजदा में तो समझ गया। सिजदा पेबोस बोलेगा तो कौन बोलेगा? बलबन। कौन बोलेगा? नौरोज उत्सव बोलेगा तो क्या बोलना है? बलबन। क्या बोलना है? और बलबन बोलता था कि राजा को जो है ना, राजा को जो है निरंकुश होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? निरंकुश मतलब बदमाश होना जरूरी है, यानी किसी पर उसका अंकुश ना हो। निरंकुश मतलब किसी पर उसका अंकुश ना हो। ऐसे देखिए यहाँ पर रजिया सुल्तान क्या था?
किस तरह सब उखाड़ के फेंक दिया। तो राजा थी बलबन बोल रहा है कि राजा को निरंकुश होना जरूरी है। निरंकुश होना यानी बदमाश होना जरूरी है। बदमाश होना क्या जरूरी है? अगर निरंकुश नहीं रहेगा तो अगल बगल क्या करेगा, उस पर आक्रमण करके दबा देगा। इसलिए राजा को क्या होना जरूरी है? निरंकुश होना जरूरी है। कौन बोला था? बलबन। कौन बोला था? बलबन बोला था। कोई दिक्कत है? बलबन जो है, यहाँ ध्यान दे थोड़ा, एक ठो थी था याद, इल्तुतमिश जो है ये करवाता है इक्तादारी व्यवस्था का शुरुआत। क्या कराता है? इक्तादारी व्यवस्था का शुरुआत। इक्तादारी व्यवस्था समझ रहा है तुम लोग? इक्तादारी व्यवस्था मतलब हो गया, इससे मान लो तुमको भेज दिया क्या, पंजाब प्रांत के तुम लोग को गवर्नर बना दिया, कहीं का तुम लोग को गवर्नर बना दिया, या तुम उसके दरबार में काम कर रहे हो तो तुमको बोलेगा, जैसे मान लो कि यहाँ आज मान लो तुम्हारा अधिकार में इतने क्षेत्र है, ठीक है ना, तो तुमको साल में वेतन मिलेगा, तो वेतन मिलेगा तो तुम्हारा क्षेत्र और बढ़ा दिया कि ले तुम्हारा इतना बड़ा क्षेत्र, यानी तुमको जमीन दान में दे दिया, दान में नहीं दिया मतलब, और तुम्हारा बड़ा मालिक बना दिया, यानी और बड़ा और ज़मीन जो है तुम्हारा हिस्सा में कर दिया। फिर धीरे धीरे इसी तरह करते हैं तो मतलब ज़मीन जब मतलब वेतन के बदले जब ज़मीन दे उसको बोलते हैं इक्तदारी व्यवस्था। क्या बोलते हैं? यानी वेतन के बदले तुमको ज़मीन मिले तो उसको बोलते हैं इक्तदारी व्यवस्था। क्या बोलते हैं? इक्तदारी व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है ना। तो बलबन जो है इक्तदारी व्यवस्था को समाप्त किया। क्या किया? इक्तदारी व्यवस्था क्या किया? ये समाप्त किया था, ठीक है ना। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी भी किया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो पढ़ाएंगे तो बताएंगे। और बलबन क्या किया था? तो बलबन जो है अभी सब लोग जितना भी सैनिक रखता था, ठीक है ना, अस्थाई सेना नहीं रखता था, ठीक है ना, अस्थाई सेना नहीं रखता था, यानी जब युद्ध करना है तो सब सेना को बुला लिया चल लड़ने के लिए। लेकिन बलबन जो अस्थाई सेना रखने लगा। कौन सेना रखने लगा? अस्थाई सेना रखने लगा, ठीक है ना। और उसको नगद, यहाँ ध्यान दे, अस्थाई सेना रखने लगा, उसके लिए वो विभाग बना दिया। क्या बनाया? विभाग। उस विभाग का नाम है दीवान ए अर्ज। क्या है? दीवान ए अर्ज। तो बोलेगा दीवान ए अर्ज नामक, तो दीवान ए अर्ज नामक संगठन जो है किसके लिए है? तो किसके है? सेना के संगठन। किसका है? यानी सेना विभाग को बोलते हैं दीवान ए अर्ज। पूछेगा दीवान ए अर्ज किसने बनवाया? तो क्या बोलना है? बलबन। क्या बोलना है? बलबन। समझ आ गया तुम लोग को? अब यहाँ ध्यान ले, बलबन के बाद आएगा, बलबन के दो पुत्र होता है, ठीक है ना। बलबन के दो पुत्र होता है, एक होता है मुहम्मद खां, एक होता है बुगरा खान, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दे, तो मुहम्मद खान जो होता है इसको मतलब ये जो बुगरा खां है मतलब ये बन जाता है बंगाल के, कहाँ बनता है? बंगाल के उसको अधिकार देता है, यानी पूर्वी भारत का क्या देता है? ये पूर्वी भारत संभालता है, ठीक है ना। पूर्वी भारत की ओर आज संभालता है पश्चिमी भारत। क्या संभालता है? पश्चिमी भारत संभालता है, ठीक है ना। लेकिन मंगोल आक्रमण में इसका मृत्यु हो जाता है। क्या होता है? मंगोल आक्रमण में इसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना। फिर मुहम्मद खां के पुत्र होता है जिसको बोलते हैं के खुसरो। क्या बोलते हैं? तो बलबन के बाद कौन उत्तराधिकारी बनेगा? तो बनेगा कौन? मुहम्मद खान। कौन बनेगा? हम तुम लोग बताए थे कि बलबन जो है किससे प्रभावित है? तो ईरानी प्रथा से प्रभावित है। तो ईरान में जो है किसी का नाम लिखता है तो उसके पहले लगाता है कै। क्या लगाता है? कै लगाता है। कै लगाने पर था, तो देखो यहाँ कै खुसरो लगा है ना, तो कै खुसरो बनता है। कौन बनता है? कै खुसरो। उसका कै खुसरो का काम तमाम होने पर उसके बाद बनता है बुगरा खां के बेटा। बुगरा खां के बेटा बनता है, उसका नाम है केकूबाद। क्या नाम है? केकूबाद। इसमें भी देखो के लगा हुआ है ना, यानी ये भी इसका पोते हुआ, ये भी क्या हुआ? पोते हुआ केकूबाद। तो देखो के लगल है। क्या लगल है? तो केकूबाद बनता है। क्या बनता है? लेकिन केकूबाद जो ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाता है, लकवा ग्रस्त होता है। लकवा क्या होता है? इसको लकवा मार देता है। क्या मारता है? लकवा मार देता है, तो ज़्यादा शासन नहीं कर पाया। फिर केकूबाद क्या? केकूबाद का मतलब बेटा होता है। केकूबाद का क्या होता है? बेटा जो अभी मतलब बहुत कम उम्र का होता है, लगभग 4 वर्ष का होता है, ठीक है ना। तो वो होता है, उसका नाम है के क्यूमर्स। क्या नाम है? के क्यूमर्स है, ठीक है। तो के क्यूमर्स क्या बनता है? शासन बनता है। के क्यूमर्स को बना देता है राजा, क्या बनाता है? सम्राट बना देता है। लेकिन के क्यूमर्स से क्या करता है? इसी का दरबारी, के क्यूमर्स का ही दरबारी रहता है। कौन होता है? जलालुद्दीन खिलजी। कौन होता है? जलालुद्दीन खिलजी होता है। और जलालुद्दीन खिलजी क्या करेगा? के क्यूमर्स और इसको लकवा तो मार ले है, केकूबाद, दोनों का क्या करेगा? हत्या कर देगा। क्या करेगा? हत्या करेगा। और शासक बन जाएगा कौन? तो बन जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। क्या बनेगा? जलालुद्दीन खिलजी जो है शासक बन जाएगा। नहीं, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बन गया? जलालुद्दीन खिलजी। कौन बन गया? और यहीं से स्टार्ट होगा कौन वंश? यहीं से स्टार्ट होगा अब खिलजी वंश। क्या स्टार्ट होगा? खिलजी वंश स्टार्ट होगा।
समझा गया ना। तो यहाँ स्टार्ट होगा खिलजी वंश। और खिलजी वंश को हम बोलते हैं खिलजी क्रांति भी बोलते हैं, क्योंकि ये गुलाम वंश से बिल्कुल अलग होता है, जिसको हम खिलजी क्रांति भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्रांति आ गया, ठीक है ना। इसमें किसके बारे में पढ़ना है, इसमें ज़्यादा बारे में नहीं पढ़ना है। इसमें पढ़ना है जलालुद्दीन खिलजी हो गया, जलालुद्दीन खिलजी को मारेगा, इसी का भतीजा मारेगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है ना। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद आएगा फिर मुबारक शाह खिलजी, जो पक्का पागल रहेगा। उसका मुबारक खिलजी के बाद आएगा खुसरो शाह खिलजी, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो इतना इसको मिटाते हैं पहले। जब तुम लोग बताओ, बहुत सारा मरकारीन भारत इतिहास किए थे ना, मरकारीन भारत यानी मरकारीन भारत तुम लोग पढ़ाना स्टार्ट किया 712 ईस्वी से, किया था ना पढ़ाना। चलो बता तुम लोग, पहला क्वेश्चन तुम लोग बताओ, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम कौन था, बताओ। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम सम्राट कौन था, यानी प्रथम भारत में कौन था जिसने प्रथम जजिया कर लगाया था, कौन जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन तुम लोग को बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम जो है ब्राह्मण पर, बूढ़ा पर, विकलांग पर, महिला पर बताए थे ना, इस सब पर जजिया कर न लगाया था। लेकिन उसी समय तुम लोग को बताया था कि बता ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था, जल्दी बता दे। उसी समय बताया था, पढ़ाए ना, लेकिन उसी समय तुम लोग को बताए थे। फिरोज शाह तुगलक ना बताए थे, वो जो था ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिया, ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा देता। बता भारत पर मोहम्मद बिन कासिम कब आक्रमण किया था, 712 ईस्वी में, नहीं बताए थे, फटाफट बोल। 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, बताए थे ना, 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। फिर तुम लोग बताया था कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमानकारी कौन था, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। लेकिन कौन वंश का अति का था, कौन शाखा था, अरब, क्या बोलना, अरब मुसलमान था, कौन था, अरब था, ठीक है ना। ऐसा नाम पूछा तो मोहम्मद बिन कासिम, ऐसे शाखा बोलेगा तो अरब मुसलमानकारी का शाखा था, ठीक है ना। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहले कौन था, अरब, कौन था, अरब था, ठीक है ना। ऐसे तुम लोग पूछेगा कि भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया, जो मतलब विदेशी था तो सिकंदर हो जाएगा, बहुत पहले आक्रमण किया था ना। अब तुम लोग बताओ, तुम लोग को बताना है कि मोहम्मद बिन कासिम तो हो गया था। उसके बाद तुम लोग को बताना है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, जल्दी बता दो। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता था, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो तो उसका दरबारी कवि था, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान को ही बोलते हैं पृथ्वीराज तृतीय, क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज तृतीय। 1191 में जीत गया था। और 1192 में फिर हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था ना। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन जीता था, अब जीता था मोहम्मद गौरी। बताया था तुम लोग, मोहम्मद गौरी क्या कह रहा था, मतलब विश्वासघात किया था। जो मोहम्मद गौरी क्या कहता था, सब अपना आस पड़ोस में था उसको मिला लिया और पृथ्वीराज चौहान को क्या किया, हरा दिया 1192 में। 1100 फिर तुम लोग को बताया था तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ था, आप पढ़ाए थे। तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ था, कब हुआ था, कब हुआ था पहले ही बताओ, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ, 1215। तराइन का तृतीय युद्ध पूछेगा तो बोलना है 1215। किसके बीच हुआ था, जब इल्तुतमिश शासक बना था, इल्तुतमिश शासक बना था। तो इल्तुतमिश और किसके भी बोले थे, बताओ जल्दी। ताजुद्दीन यालदोज, इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यालदोज, इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यालदोज के बीच हुआ, जिसमें ये क्या हुआ, यालदोज पराजित हुआ। यालदोज क्या हुआ, यालदोज का काम तमाम हो गया, यालदोज का क्या हुआ, काम तमाम हो गया। लेकिन जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे कि 1192 ईस्वी में क्या हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें पढ़ा रहे थे ना, उसमें बताया था कि जो जयचंद था, क्या था, जयचंद था, वो किसका साथ दिया था, मोहम्मद गौरी को दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि जयचंद के बेटी को लेकर कौन भाग गया था, पृथ्वीराज चौहान ले भाग गया था। तो उसी समय जब जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच भी एक युद्ध होता है। अब जयचंद सोचा था कि मेरा तो दोस्त हो गया मोहम्मद गौरी, लेकिन ये सब तो लुटेरा था, बदमाश था, ये सब थोड़े दोस्त होने वाला है। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच भी एक युद्ध होता है, क्या होता है, और युद्ध होता है 1194 में। कब होता है, 1194 में। उस समय ने बताया थे 1194 में युद्ध होता है, किसके बीच, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसको बोलते हैं चंदावर की युद्ध, क्या बोलते हैं। तो पूछेगा तुम लोग को, बता चंदावर की युद्ध कब हुआ, तो क्या बोलना, तो चंदावर की युद्ध हुआ था 1194 में। पूछेगा किसके बीच हुआ, तो बोलना है जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच, जयचंद और मोहम्मद। पूछेगा बताया चंदावर के युद्ध में कौन जीता, तो मोहम्मद गौरी जीता, ठीक है ना। जयचंद का हत्या हो गया वहीं युद्ध के मैदान में जयचंद का हत्या हो गया। अब तुम लोग को बताना है कि मोहम्मद गजनवी जो भारत पर कितना बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। और उसका जो सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था, जल्दी बताओ। 1025 में मोहम्मद गजनवी जो है सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था, 1025 में किया था, 1025 में किया था, ठीक है ना।
और ये 15वां आक्रमण था। क्या आक्रमण था? 15वां आक्रमण था, बताए थे ना। एगो छठा आक्रमण जो था मोहम्मद गजनवी बताए थे, वो था गुजरात के नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर पर, बताए थे ना। और फिर बताया बर्मा आक्रमण क्या था? तो बर्मा आक्रमण था मथुरा यानी वृंदावन, मथुरा यानी वृंदावन में आक्रमण किया था, ठीक है ना। और इसी को बोला था, इसी को देख के कौन बोला, क्या बोला था? उत्तवी क्या बोला था? इसी को देख के बोला था उत्तवी भारत का स्वर्ग, भारत का स्वर्ग या भारत का बेथलेहम, भारत का बेथ। और तुम लोग को बताए थे कि मोहम्मद बता तुम लोग को बताए थे कि मोहम्मद गजनवी के साथ 4 गो विद्वान भारत आए थे, बताए थे ना। तो चारों विद्वान का नाम बताओ। तुम लोग को टिरी क्या बताए थे? टिरी बताए थे फूफा, बताए थे ना। बताए थे मोहम्मद गजनवी के साथ उसका फूफा आया था, क्या आया था? फूफा। फूफा बोले तो फिरदौसी, फूफा बोले तो एफ से फिरदौसी, एफ से यू से उत्बी, इस यू से, और एफ से फारूकी, एफ से, और एस से अलबरूनी, एस से अलबरूनी, बताए थे ना। अब यानी फिरदौसी को क्या लिखा था? फिरदौसी लिखा था शाहनामा, क्या लिखा था? शाहनामा लिखा था। उत्बी क्या लिखा था? तो उत्बी बताया था कि मथुरा वृंदावन को बोला था भारत का स्वर्ग, भारत का बेथलेहम बोला था ना। और उत्बी लिखा था यामिनी ए हिंद, यामिनी एन, और फारूकी तो अभी क्या अलबरूनी, क्या है? अलबरूनी कौन सा पुस्तक लिखा है जल्दी बता दे। किताब उल हिंद, किताब। और तुम लोग पूछेगा बता कि पुराणों का अध्ययन करने वाला कौन पहला मुसलमान कौन था? तो यही था अलबरूनी। कौन था? अलबरूनी था जो पुराणों का अध्ययन किया था, पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला, बताए थे ना। फिर तुम लोग को बताए थे कि 1100 बता तुम लोग बता मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण अंतिम आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गजनवी जो है भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था? जल्दी बता दे। 1027 में, 1027 में किया था। और 1027 में किसके विरोध में किया था? जाट के विरोध में, जाट के। और उसी के विरोध में क्या हुआ? इसका मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मोहम्मद गजनवी क्या हो गया? मृत्यु हो गया। लेकिन पृथ्वीराज रासो के अनुसार, ठीक है ना, पृथ्वीराज रासो क्या लिखा था? चंद्रबरदाय लिखा था, चंद्रबरदाय लिखा था, एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। क्या था? तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गजनवी मोहम्मद गौरी का है ना, मोहम्मद गौरी के बारे में बता रहे हैं। अभी गजनवी बारे में बता रहे थे ना, गजनवी बारे में बता रहे थे। चल जाना। तो मोहम्मद गजनवी कितना बार 17 बार आक्रमण किया था, बता दिए थे। अब आता है मोहम्मद गौरी, क्या आता है? मोहम्मद गौरी आता है। कौन आता है? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी का बता, मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम पराजय कब हुआ? मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम पराजय कब हुआ? ऐसे तो प्रथम आक्रमण किया था 1175 में। कब किया था? 1175 में किया था। लेकिन प्रथम इसका पराजय कब हुआ? तो 1178 में, बताए थे ना। 1178 में मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम पराजय हुआ था। हराने वाला कौन था? तो गुजरात के शासक था भीम द्वितीय। कौन था? भीम द्वितीय था जो इसको हराया था, भीम द्वितीय था जो इसको हराया था। फिर बताया था इसको 1191 में मोहम्मद गौरी आक्रमण किया था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें हार गया था। फिर 1192 में आक्रमण किया था जिसमें अपने पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय हार गया था, ठीक है। फिर 1194 में जो आक्रमण किया था वहाँ पर क्या होता? जयचंद का हत्या हो गया था जिसको बोलते हैं चंदावर की, बताए थे ना। अब तुम लोग को बताना है कि जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी है, इसके बारे में बताना है, मोहम्मद गौरी के बारे में कि मोहम्मद गौरी का मृत्यु कैसे हुआ, मतलब कौन सा जनजाति के विरोध में हुआ था इसका मृत्यु, जल्दी बताओ। किस जाति के आंदोलन को यानी किस जाति के विद्रोह को दबाने में इसका मृत्यु हो गया मोहम्मद गौरी को, जल्दी बताओ। खोखर बुझा रखना, क्या रखना? खोखर जनजाति के विरोध को दबाने में से क्या हो गया? मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया था। फिर तुम लोग को बताया था कि मोहम्मद गौरी का कौन था गुलाम? या कुतुबुद्दीन ऐबक था ना। और कौन था? ताजुद्दीन यालदोज था, नासरुद्दीन कुबाचा था। और ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बना था भारत का कि तुम भारत पर शासन करो और अपने क्या चल जाता है, कहाँ अपने चल जाता है अफगानिस्तान। कहाँ चल जाता है? अफगानिस्तान चल जाता है। और और खोखर जनजाति के विरोध में 1206 ईस्वी में बताया था मोहम्मद गौरी क्या होता है? मृत्यु क्या होता है? और 1206 ईस्वी में ही बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करना स्टार्ट करता है, गुलाम वंश का स्थापना करता है, बताए थे ना। बता गुलाम वंश का स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। बता तुम लोग बताना है लाख बख्श किसका उपाधि है? लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों कहा गया? क्योंकि वो लाखों को उपाधि दान करता था, बताए थे ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपना मतलब राजधानी कहाँ बनवाया था? लाहौर में बनाया था। लाहौर से दिल्ली राजधानी कौन लाया था? इल्तुतमिश कौन लाया था? हातिम द्वितीय या कुरान खां किसे कहा जाता है?
कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन 2.5 दिन का झोपड़ी किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था, बताया था ना 2.5 दिन का। बता कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने किया? कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, बताया था ना। कुतुबुद्दीन ऐबक की स्टार्ट किया था, लेकिन उसका मृत्यु हो गया था। और इल्तुतमिश जो उसका गुलाम था, दामाद था, वो क्या क्या पूरा करवाया था, बताया थे ना। तुम लोग बता इल्तुतमिश के बारे में बता कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किसके यादगार में करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, था ना। अच्छा बता, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसने बिहार पर आक्रमण किया, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। उसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो क्या कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, ठीक है ना। उसी के नाम पर अभी क्या है? बख्तियारपुर, क्या है? बख्तियारपुर है, ठीक है ना। पगलवा के नाम पर बख्तियारपुर रख ले। चल अगला बताओ, अगला बताना है तुम लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक तो हो गया। बता कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे हुआ? घोड़े से गिरने के समय हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु क्या खेलते समय हो गया? तो चौगान खेलते समय, चौगान को ही बोलते हैं पोलो, क्या बोलते हैं? पोलो खेलते समय इसका मृत्यु का घोड़े से गिरने के बाद। घोड़े से गिरने के बाद कब हुआ था? तो 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में बता दिए थे ना। अब फिर तुम लोग को बताए थे कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1211 में, 1210 से 1211 तक, 1210 से 1211 था शासक कौन बना? आराम शाह। तो पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकार कौन था? तो क्या बोलना? आराम शाह। क्या बोलना है? फिर बता आराम शाह को हटाकर गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश बैठा था। कौन बैठा था? दिल्ली को राजधानी किसने बनवाया? इल्तुतमिश। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बताया था तुम लोग को कि दिल्ली को राजधानी बनवाया था, सुल्तान को उपाधि धारण किया था, और खलीफा से धर्मगुरु जो खलीफा था उससे मान्यता प्राप्त किया था, बताए थे ना। और अपना सिक्का चलवाया था, अपना नाम का खुतबा पढ़वाया था, बताए थे ना। इसे इल्तुतमिश को कहते हैं वास्तविक संस्थापक, वास्तविक। अब बता तुम लोग, इल्तुतमिश जो है 2 सिक्का चलवाया था, चांदी का सिक्का एगो तांबा का सिक्का। तो चांदी के सिक्का को क्या कहते हैं? टाका कहते हैं, और तांबा का सिक्का को जीतल। तो इल्तुतमिश 2 सिक्का चलवाया था, चांदी का टाका और तांबा का जीतल, तांबा का जीतल चलवाया था, ठीक है ना। और बता भारत में जो है मकबरा निर्माण का पद्धति सर्वप्रथम किसने स्टार्ट कराया? तो इल्तुतमिश कराए थे, बताए थे तुम लोग को कि नहीं बताए थे? भारत में जो है मकबरा निर्माण का शुरुआत सर्वप्रथम कौन कराया था? तो कराया था इल्तुतमिश। कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था मकबरा निर्माण का शुरुआत। बता 40 तुर्क सरदार मिलकर 40 दल का गठन, जिसको बोलते हैं तुर्कान ए चिगलगानी, क्या बोलते हैं? तुर्कान ए चिगलगानी गठन किसने किया था? इल्तुतमिश किया था। तुर्कान ए चिगलगानी क्या था? तो 40 तुर्क सरदारों का संगठन, 40 तुर्क सरदारों का संगठन था, ठीक है ना। और तुम लोग बता दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा है जिसने सर्वप्रथम सुल्तान को उपाधि धारण किया था? इल्तुतमिश था। ऐसे पूछेंगे, बता सुल्तान को उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? सुल्तान को उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? कौन था? जल्दी बता दो। मोहम्मद गजनबी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसे पूछेंगे दिल्ली सल्तनत में क्या होगा? तो इल्तुतमिश। कौन होगा? इल्तुतमिश होगा। क्या होगा? इल्तुतमिश होगा, ठीक है ना। फिर तुम लोग को इल्तुतमिश के बारे में बताए थे कि इल्तुतमिश जो है और क्या क्या था? चाइनीज सिक्का। इल्तुतमिश ने अपना जीवन काल में ही किसको अपना उत्तराधिकार घोषित कर दिया था? अपना बेटी रजिया सुल्तान को, अपना बेटी रजिया सुल्तान को। लेकिन इल्तुतमिश के मरने के बाद कौन शासक बन गया था? तो उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, बताए थे ना। फिर बताते रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटाने के लिए रजिया सुल्तान क्या कहता? शुक्रवार के दिन यानी जुम्मा के दिन कहाँ गया था? तो लाल वस्त्र पहन के दिल्ली के सड़क पर निकल गया था। तो दिल्ली के जनता किसको? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटा कर किसको सुल्तान बना दिया? रजिया सुल्तान को। रजिया यानी पहली बार जो है राजतंत्र में लोकतंत्र देखने को मिला था ना। अब फिर तुम लोग को बताया, अच्छा तुम लोग क्वेश्चन पूछेगा, बता रजिया सुल्तान को वो सफल होने का सबसे मेन कारण क्या था? महिला होना। क्या था? क्या बोलना है? महिला होना। यानी रजिया सुल्तान में शासक का सब गुण था, जितना भी गुण होना चाहिए शासक होने का, जितना भी गुण होना चाहिए सब गुण था। लेकिन रजिया सुल्तान जो है मतलब इसको सफल क्यों हो गया? अपना शासन क्यों नहीं चला पाया? देखो महिला होना क्या हो गया? यानी महिला होना ही इसको मतलब क्या हुआ? भारी पड़ गया, ठीक है ना। अगला बताना है कि रजिया सुल्तान का मृत्यु कैसे हुआ? डाकू के द्वारा। डाकू आक्रमण किया था ना। बता रजिया सुल्तान जो है रजिया सुल्तान का मृत्यु कहाँ हुआ था?
भट्टी नाम तो गया था अपना अति दमाने कैथल में, कैथल में यानी हरियाणा में। कैथल हरियाणा में क्या है, जब पंजाब के भटिंडा से लौट रहा था, हरियाणा होते हुए दिल्ली लौट रहा था, तो हरियाणा में एक स्थान है कैथल। क्या है, कैथल में ही डाकुओं के द्वारा क्या किया गया था, उस पर हमला कर दिया गया, जिसमें अल्तुनिया और रजा सुल्तान दोनों क्या हुआ, मारा गया। क्या हुआ, मारा गया, तो बताए थे ना। और रजा सुल्तान के बारे में बताया थे, रजा सुल्तान दिल्ली का एकमात्र शासक था, एकमात्र महिला शासक था, बताए थे ना, एकमात्र महिला शासक था। कौन, रजा सुल्तान। कौन था, रजा सुल्तान के बाद शासक कौन बना था, बहराम शाह। कौन बना था, बहराम शाह बना। और बहराम शाह के बारे में बड़ा अलाउद्दीन मसूद शाह, इतना इंपॉर्टेंट ना है, तुम लोग को पूछेगा बता कौन शासक था जिसने टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह किया। तो क्या बोलना, तो बोलना है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन ये शासक है, लेकिन अपना टोपी सीकर जीवन निर्वाह कर रहा है। कौन, और इसका वास्तविक शासन व्यवस्था कौन चला रहा है, तो इसी का ससुर जी यानी बलबन। कौन, बलबन चला रहा है। कौन चला रहा है, बलबन चला रहा है, शासन व्यवस्था से चला रहा है। बताओ उलूग खां किसे कहा जाता है, बलबन को कहा जाता है उलूग खां। क्या कहता है, बताओ मलिक एवं सिपा सलाल को उपाधि किसने धारण किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था। जिले इलाही की उपाधि किसने धारण किया था, अरे दीन इलाही ने गधा, दीन इलाही तो अकबर में होगा। जिले इलाही, जिले इलाही को उपाधि किसने धारण किया था, तो बलबन। क्या था, जिले इलाही में तो क्या होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि, बताए थे ना। बताओ अपने दरबार में सिजदा एवं पेबोस नामक प्रथा किसने शुरुआत किया था, बलबन। सिजदा का अर्थ क्या होता है, जमीन पर लेटकर राजा का अभिवादन करना, बताए थे ना। अब पेबोस मतलब क्या होता है, सुल्तान का पैर को चूमना, सुल्तान के पैर को चूमना, ठीक है। इसे कहाँ पड़ता है, तो ईरानी प्रथा है। कैसा प्रथा है, ईरानी प्रथा है, बताए थे ना। फिर तुम लोग बता चालीसा दल का गठन किसने किया था, चालीसा दल का गठन किसने किया था, जिसको हम तुर्कान चेरगानी बोलते हैं। तो कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश। कौन होगा, लेकिन चालीसा दल को समाप्त कौन किया था, बलबन किया था। रक्त एवं लोक नीति किसने अपनाया था, बलबन। लेकिन अगर विश्व इतिहास में वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछेगा तुम लोग को कि रक्त एवं लोक नीति कौन अपनाया था, क्या बोलना है, बिस्मार्क ना कहता, जो जर्मनी का एकीकरण किया था, ठीक है ना। अब तुम लोग बता रक्त एवं लोक नीति अपनाया लिया था। बता अपने दरबार में नौरोज उत्सव जो एक ईरानी पर्व है, ईरानी क्या है, तो नौरोज उत्सव का शुरुआत किसने किया था, बलबन किया था। कौन किया था, बलबन किया था, नौरोज उत्सव का शुरुआत, नौरोज उत्सव का शुरुआत किया था, ठीक है ना। अच्छा, बलबन जो है एक सेना के लिए एक विभाग बनाया था, उसका नाम क्या था, देखिए आप लिखा दीवान ए अर्ज। क्या था, दीवान ए अर्ज। तो पूछेगा होता है दीवान ए अर्ज नामक विभाग का स्थापना किसने किया था, क्या बोलना है, बलबन। क्या बोलना है, बलबन बोलना है, ठीक है ना। दीवान ए अर्ज क्या है, तो सेना का एक विभाग है, सेना क्या है, विभाग है, ठीक है ना। इक्तादारी व्यवस्था शुरुआत किसने करवाया था, इक्तादारी मतलब वेतन के बदले जमीन देना, वेतन के बदले जमीन देना। तो इक्तादारी व्यवस्था शुरुआत किया था इल्तुतमिश, ठीक है ना। लेकिन यहाँ समाप्त किया जाएगा तो कौन किया था, बलबन। कौन किया था, बलबन किया था, ठीक है ना। किसने कहा था कि हम जब अब गरीब को देखते हैं तो मेरा हाथ अपने आप तलवार पर चला जाता है, किसने कहा था, बलबन। कौन कहा था, बलबन कहा था, ठीक है ना। बलबन के बाद बलबन का उत्तराधिकार कौन बना, के खुसरो बना। कौन बना, ये तो मारा गया था। अब बुगला खां अपने बुगला खां को मतलब अपना शासन व्यवस्था को रुचि नहीं दिखाया था, तो कौन बना, मोहम्मद खान के बेटा के खुसरो। कौन बना था, के खुसरो बना था, बता दिए थे ना। तुम लोग बता अलबरूनी जब भारत आया था, किसके शासनकाल में भारत आया था, नहीं किसके साथ भारत आया था, बता। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो क्या बोलना है, मोहम्मद गजनबी। बता किताब ए हिंद किसने लिखा, अलबरूनी लिखा था। शाहनामा किसने लिखा, फारदौसी ने फिरदौसी का, फिरदौसी लिखा। कौन लिखा, फिरदौसी लिखा। किसने मथुरा एवं वृंदावन के दृश्य को देखकर उसे भारत का बेतलहम यानी भारत का स्वर्ग का उत्वी किसने कहा था। अच्छा बता, भारत में सर्वप्रथम खजूर एवं ऊँट का प्रचलन किसने शुरू करवाया था, खजूर का पेड़ और ऊँट को कौन लाया था, मोहम्मद बिन कासिम लाया था, बता चुके हैं ना तुम लोग को। फिर तुम लोग बता कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, के क्यूमर्स। बोलना के क्यूमर्स क्या है, के क्यूमर्स है, कौन है, के क्यूमर्स को किसने हत्या कर दिया था, कौन किया था, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन के क्यूमर्स का हत्या करके यमुना में जाके फेंक दिया। यमुना नदी दिल्ली के बगल में, दिल्ली से यमुना नदी बहता है ना, यमुना नदी में जाके फेंक दिया। और बता के क्यूमर्स का हत्या के बाद
शासक कौन बन गया था? जलालुद्दीन खिलजी बना था, जलालुद्दीन खिलजी बना था। और जलालुद्दीन खिलजी क्या कहता है? खिलजी वंश का स्थापना कहता है। और खिलजी वंश से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 4 शासक के बारे में पढ़ना है, उसमें ज़्यादा पढ़ना है हमको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। कैसे पढ़ना है? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है निरंकुश भी होता है और बहुत सारा काम भी करता है। पहली बार यानी गुलाम वंश का नाम पूरा उल्टा है, बहुत सारा काम करता है, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना। तो जलालुद्दीन खिलजी को क्या करेगा? इसका काम तमाम कौन करेगा? तो इसी का रहेगा भतीजा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन यानी अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? जलालुद्दीन खिलजी को मार देगा, शासक बन जाएगा, कल पढ़ेंगे खिलजी वंश में, ठीक है ना। तो इतने रखते हैं, ठीक है।